जी नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम इस क्लास में आपको डिस्कस करेंगे आपका जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है, यानी आप जो सीडीपी बोल देते हो, तो उसका यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सीटेट का आपका जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ था भाई, ये वो है आपका, और ये पेपर 2 का है भाई। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उस आपका क्या क्या पूछा गया था जुलाई 2024 में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, देर ना करते हुए आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, उसमें बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है। पहला, मासूम और आश्रित। दूसरा, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। तीसरा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। या चौथा, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। तो देखिए भाई, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें बच्चों को किस तरह देखा जाना चाहिए। वो देखा जाना चाहिए कि ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में, कि बच्चे ज्ञानवर्धक हों, उनका ज्ञान बढ़े और वो अर्थ की रचना करने के रूप में उनको देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। दो देखिए भाई क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। कि भाई छात्रों के लिए जो कक्षा में सब जो प्रतिक्रिया होती है, उनकी इंटरेक्शन होता है, वो जो फीडबैक होता है, वो सबसे अधिक प्रभावी कब होती है। ऑप्शन आपका पहला, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। दूसरा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तीसरा, यह इस बात पर केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। चौथा, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तो देखिए भाई, छात्रों को जो प्रतिक्रिया में सबसे अधिक प्रभावी होगा वो जब होगी कि जब आपका जो क्या होगा कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। क्या होता है भाई, ये सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कथन और कारण का है। देखिए भाई, दो कथन है आपके, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए क्या कह रहा है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। यानी कि किशोरावस्था जो होती है उसके दौरान जो जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण आर क्या है भाई आपका, जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। कि जो जेंडर होते हैं और जेंडर भूमिकाएं होती हैं वो जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। अब देखिए, आपको सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प आपका, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए भाई साथियों, यहाँ पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है भाई। क्या कि ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए कैसे, कि भाई देखिए ए क्या है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षा के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपरा का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो ऐसा होता है भाई किशोरावस्था में। ठीक है, लेकिन कारण आर जो है ये कि जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित होती हैं, ऐसा नहीं है। जो जो आपका किससे निर्धारित होती है भाई, ये आपकी सामाजिक रूप से निर्धारित होती हैं, है ना। ये जैविक रूप से ना होकर के सामाजिक रूप से निर्धारित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही है कि कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 पढ़िए भाई। क्वेश्चन 4 क्या है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। कि भाई कोई बच्ची 12 वर्ष की है, वो विशेष क्षमता रखती है संगीत में, तो उसके माता पिता भी दोनों निपुण गायक हैं और वो सुनीता को क्या कर रहे हैं, उनकी आवाज़ और बेहतर हो उसकी, तो उसको प्रशिक्षण कक्षाओं में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन आपका पहला, वृद्धि और परिपक्वता। दूसरा, पोषण और अनुशासन। तीसरा, अनुवांशिकता और वातावरण। चौथा, लैंगिक पहचान और अनुवांशिक संरचना। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या भाई, ये अनुवांशिक और वातावरण के आधार पर है। क्या इस पर भी ये जो परिणाम है ये अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए भाई। क्या है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। कि भाई जो संवेदनशील अवधि होती है वो उस समय वो अवधि होती है जिसके दौरान किसके विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये पूछा आपसे। पहला ऑप्शन, उत्पत्ति मूलक कारक। दूसरा, मानव जाति कारक। तीसरा, पर्यावरणीय कारक। या चौथा, वंशानुगत कारक।
तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा भाई, पर्यावरणीय कारक की कुछ इसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, भाई विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है एक टीचर को, तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपका पहला, केवल ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका उत्तर एक ही हो। दूसरा, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हैं। चौथा, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अब देखिए भाई यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपके वैसे ही नेगेटिव दिए हैं कि यहाँ पर देखो केवल आ गया, केवल आ गया, केवल क्या होता है आपका नेगेटिव टैग वर्ड, तो इसको छोड़ना है आपको। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे हतोत्साहित करना, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चौथा क्या है, इसमें विवेचन की और विश्लेषण, ऐसे सवालों से बचना चाहिए। भाई ऐसे सवालों से बचना नहीं चाहिए, उसको देने चाहिए कि विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, ऐसे तो देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा यहाँ पर। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 2 नहीं भैया, तो मैंने अभी कटवाया था, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हैं, तो बच्चे समालोचनात्मक चिंतन को विकसित कर सकते हैं, उनकी सोच समालोचनात्मक चिंतन में विकास हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 6 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई आपका, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। भाई छात्र शिक्षिका जो है वो खुद से प्रश्न पूछती है, खुद से पूछ रही है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान करूं जिससे बच्चे को पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करें और उनके वर्गीकरण के स्कीमों की विश्लेषणता की आवश्यकता हो। तो वह छात्रों की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो वो किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है भाई। ऑप्शन आपका पहला, भाषाई बुद्धिमत्ता, दूसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, तीसरा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, या चौथा शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तो देखिए भाई यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पर्यावरण की है ना, पर्यावरण के विभिन्न वस्तुओं के, तो वो किस प्रकार की बुद्धिमत्ता हो जाएगी, वो होगी आपकी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए भाई, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। कि भाई जो महारत हासिल करने के लक्ष्य होते हैं उनको निर्धारित करने से छात्र का जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, योग्यता होती है, उसके बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन आपका पहला, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। दूसरा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तीसरा, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चौथा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या भाई, ऑप्शन नंबर 2 होगा कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई जो उसकी आंतरिक प्रेरणा होती है उसको और विश्वास को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। भाई रमा कोई शिक्षिका है, उसने आप लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत अपनी कक्षा में लागू करना चाहती है, वो लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए अपने बच्चों को छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त कर देती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो भाई जो रमा टीचर है उसको जो छात्र संघर्ष कर रहा है उसको मदद करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। ऑप्शन आपका पहला, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। दूसरा, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने के प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा, छात्र को एक अलग कार्य सौंपें जो उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो। या चौथा है आपका, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो देखिए 9 का आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए अभिकथन का है ये भी। अभिकथन ए,
शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर क्या है? ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। अब कथन ए और कारण आर आपने पढ़ लिया। अब सही विकल्प का चयन करना है भाई। पहला विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो अभिकथन ए है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा, सहयोग इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बिल्कुल कथन सही बात है ना। जबकि कारण आर जो है आपका कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर क्या है? निष्क्रिय प्रक्रिया, जबकि जो ज्ञान उत्पादन होती है एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। तो ये जवाब आपका गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत है भाई। तो ए सही है और आर गलत है। तो आपका 10वें का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही। क्या ए सही है लेकिन आर गलत है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए भाई। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? ऑप्शन है आपका ए व्यक्तित्व विकास, दूसरा भावनात्मक विकास, तीसरा मनोसामाजिक विकास या चौथा संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन और स्थिरता होती हैं ये आपकी होती हैं मनोसामाजिक विकास की में शामिल होती हैं। किसमें होती हैं भैया? आपके मनोसामाजिक विकास में शामिल होती हैं। तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है भाई? छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? भाई छात्रों का विविध समूह है, उनको पूरा करने के लिए निम्न इनमें से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण होगा उसका सही वर्णन करेगा? ऑप्शन ए आपका देखिए पहला क्या है? सुविचारित, दूसरा अनुकूलित, तीसरा विभेदित या चौथा मानकीकृत। अब 1 2 3 4 आपके विकल्प हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से आपको छांटना है भाई। पहला ऑप्शन था आपका पहला या चौथा, दूसरा दूसरा और तीसरा, तीसरा पहला दूसरा और तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो देखिए 12 का आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या भाई? पहला दूसरा और तीसरा। जो मानकीकृत है ये भाई मानकीकृत एक तरह से नेगेटिव चीज़ में आता है कि मानकीकृत किसी चीज़ को एकदम मानक मान लिया गया है, उसमें लचीलापन होना चाहिए भाई। बाल केंद्र शिक्षा के अकॉर्डिंग लचीलापन आवश्यक है। तो मानकीकृत को हम काट देंगे, ये हमारा जवाब नहीं है। पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर ये हम अपनाएंगे, सही वर्णन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे? अभिकथन ए पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर ये 13वां है आपका। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण आर, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। अब देखिए अभिकथन ए और अभी कारण आर आपने पढ़ लिया। अब सही विकल्प का चयन करना है भाई। पहला, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए आपका 13 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर 4 की ए और आर दोनों ही गलत है यहाँ पर कि भाई स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हैं, ऐसा ये भी गलत है। और सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? जो लेव वाइगोस्की हैं उनके अनुसार आपकी जो भाषा और विचार होती है उनके बीच क्या संबंध होता है भाई? पहला ऑप्शन, भाषा विचार को आकार नहीं देती। दूसरा, विचार भाषा को आकार देते हैं। तीसरा, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। या चौथा, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो देखिए लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचारों के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं? भाषा और विचार जो होते हैं वो विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 14 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है भाई आपका? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? अब इनमें से सही सुमेलित युग्म कौन सा है? पहला है भाई मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। इसमें क्या है? विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। दूसरा, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तीसरा, रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्रों से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं।
चौथा योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 हैं, इसमें आपके देखना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा सही युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2 कि मानक संदर्भित मूल्यांकन जो है ये बिल्कुल सही है, कि वो यही होता है कि साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। मानक संदर्भित मूल्यांकन जो है वो साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 15 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है भाई आपका, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। भाई इनमें से ऐसा क्या है जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको कक्षा में भागीदारी करने से बाधा उत्पन्न होती है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन। दूसरा, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। तीसरा, उभरी हुई रेखा और मानचित्र। चौथा, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। अब देखिए बच्चे कैसा है भाई, बच्चा है दृष्टिबाधित, तो उसको जो भागीदारी लेने में कौन बाधा डालेगा, तो देखिए वो बाधा डालेगा आपका पहला ऑप्शन, कौन सा भाई, सॉरी दूसरा ऑप्शन भाई। दूसरा क्या है, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। क्या दूसरा, केवल पाठ्य पुस्तक और नोट्स दे दीजिए आप दृष्टिबाधित बच्चे को, तो वो कैसे वही पढ़ पाएगा, तो उसको बाधा होगी। जबकि उसको ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके दें, वो टच करके आपको महसूस करके समझ सके, उभरी हुई रेखा और मानचित्र दें, वो आपका स्पर्श करके महसूस करे उंगलियों से। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान, वो भाई अंधा ही तो सुन तो सकता है, तो इलेक्ट्रिक रूप से उसको कोई व्याख्यान प्रतिलेखन दें उसको सुनने को, तो वो उससे सीखेगा, उससे बाधा नहीं होगी उसको। लेकिन आप खाली पाठ्य पुस्तक और नोट्स दे रहे हैं तो उससे तो उसको बाधा होगी, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, उसको देख ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है भाई, लॉरेंस कोहलबर्ग से है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। भाई जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उससे पूछा है कि जो नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए बच्चों किस विधि का प्रयोग किया था उसने। पहला, मात्रात्मक शोध कार्य विधि। दूसरा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तीसरा, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। या चौथा, प्रायोगिक विधि। तो देखिए 17 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्या भाई, कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। इस विधि से उसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने भाई, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 17 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश डैश अधिगम की ओर ले जाता है। भाई आपका जो कंस्ट्रक्टिविज्म टीचिंग होती है वो आपकी विद्यार्थियों को किस ओर ले जाती है। पहला, खोज आधारित। दूसरा, अर्थहीन। तीसरा, यंत्रवत। या चौथा, ग्रहणशील। तो देखिए वो ले जाती है आपकी खोज आधारित। क्या भाई, खोज आधारित या डिस्कवरी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए भाई 19वां क्वेश्चन क्या है आपका, पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। भाई जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं छात्र, उनको किस प्रकार पढ़ना सिखाया जा सकता है। पहला ऑप्शन, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। दूसरा, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तीसरा, लंबे और जटिल गद्यांश देकर। चौथा, अनुकूल की अनुबंधन विधि के माध्यम से। तो देखिए भाई 19 का आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से जो पठन वैफल्य से छात्र जूझ रहे हैं उनको पढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, 19 का ऑप्शन नंबर 1 सही था भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई, जीन पियाजे से है। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, यहाँ से जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है भाई। पहला, व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। दूसरा, अवधारणा को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। या चौथा, शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। तो देखिए जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या बताता है भाई, तो वो ये बताता है आपका कि जो पाठ्यक्रम होता है उसको बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। क्योंकि भाई बच्चा जिस आयु समूह का है उस आयु समूह का पाठ्यक्रम होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है और पाठ्यक्रम थोड़ा बड़ी एज का है तो वो बच्चे को विकास में बाधा आएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 20 का आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भाई 21 क्या है आपका, आप एक शिक्षक हैं। भैया आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। भाई आप परासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करना चाहते हैं आप अपने छात्रों में,
तो इनमें से ऐसी कौन सी रणनीति है जो इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावित होगी? पहला ऑप्शन, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। दूसरा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, बच्चों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। चौथा, गृह कार्य सौंपने जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, यहाँ पर आप जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या भाई? 21 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? जो आपका ऑटिज्म होता है भाई, अब ये ऑटिज्म क्या होता है इसके संदर्भ में, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना आपको। तो चलिए भाई, ऑप्शन आपका पहला, स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। दूसरा, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तीसरा, स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। या चौथा, स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। देखिए स्वलीनता के संदर्भ में यहाँ पर जो कथन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 2 की स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार होता है, तंत्रिका तंत्र का विकासात्मक विकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा भाई? 22 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्या है भाई? पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। जो वाइगोत्स्की और पियाजे हैं, जीन पियाजे, तो उनके सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है, वो कौन सी है ये पूछा आपसे। पहला ऑप्शन, भाषा और विचार के बीच संबंधों में के बारे में उनके चिंतन। दूसरा, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। तीसरा, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। या चौथा, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो देखिए भाई 23 का आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और उनका जुड़ाव। तो ये जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत की प्रमुख समानता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है भाई। 23 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 आपका कथन कारण का है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए भाई अभिकथन ए क्या है? अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ लिख देते हैं भाई। अभिकथन ए, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण आर क्या है? शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर है क्या है? बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आप कथन ए देखिए दोबारा से। अभिकथन ए, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान तो करना ही होगा शिक्षक को, और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई शिक्षक को बचना नहीं है, शिक्षक को बचना नहीं है, उनको और प्रोत्साहित करना है ऐसे कार्यों के लिए। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल ए सही है और आर गलत है, सही विकल्प चुनना था। तो देखिए ऑप्शन आपका पहला था ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर आपका गलत है। तो 24 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए 25 क्या है भाई? किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? भाई ऐसा कौन सी अधिगम की रणनीति है जिसमें बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल होता है जो उन्होंने खुद सीखा है? पहला, अनुबंधन अधिगम। दूसरा, रटकर सीखना। तीसरा, व्याख्यात्मक प्रशिक्षण। या चौथा, पारस्परिक शिक्षण। तो देखिए वो है आपका पारस्परिक शिक्षण, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग। क्या है भाई? रेसिप्रोकल टीचिंग या पारस्परिक शिक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, 25 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 फिर से अभिकथन कारण का है भाई। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। अभिकथन ए, यह आपका क्वेश्चन नंबर 26। अभिकथन ए, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारणार, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। अब सही विकल्प चुनना है। पहला, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या करता है।
दूसरा ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या ए सही है लेकिन आर गलत है? क्या ए सही है लेकिन आर गलत है? क्योंकि आर में क्या है भाई, भावनाएं व्यक्ति परक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भावनाएं सीखने में भूमिका निभाती हैं भाई, ऐसा नहीं है कि भूमिका नहीं निभाती, निभाती हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया आर। लेकिन ए जो है वो बिल्कुल सही है कि जो एशियाई संस्कृति में जो होता है सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका अभिकथन ए सही है और कारण आर आपका गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। 26 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भाई, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? भाई जीन पियाजे से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें, लगभग इस सेट में मुश्किल लग रहा है 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं और वाइगोत्स्की से भी हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ना भाई दोनों को। देखिए इसका ऑप्शन है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तीसरा, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चौथा, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे वयस्क से भिन्न होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि जो बच्चों की सोच होती है ना, वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है वयस्कों से, ना कि मात्रात्मक रूप से। भाई बच्चे की एज छोटी है, बुद्धि लब्धि कम है, मतलब बुद्धि कम है थोड़ी। भाई जैसे जैसे आपका एज बढ़ती है बुद्धि भी बढ़ती है। तो उस प्रकार से बच्चा बड़े की तरह सोच तो नहीं पाता, मात्रात्मक रूप से नहीं सोच पाता, लेकिन गुणात्मक रूप से ज़्यादा सोच पाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। 27 का ऑप्शन नंबर 3 की गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भाई 28 क्या है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भाई इनमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? पहला, भारत की राजधानी डैश डैश है। दूसरा, भारत में कितने राज्य हैं। तीसरा, भारत में कुल जनसंख्या कितनी है। या चौथा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। अब देखिए विश्लेषणात्मक चिंतन क्या है कि जहां बच्चा अपना दिमाग लगाए, अपने तर्क लगाए, अपना थोड़ा बहुत खोजबीन करे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं, तो वो आपका विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। अब पहला ऑप्शन क्या है, भारत की राजधानी क्या है भाई, नई दिल्ली। तो उसमें कुछ सोचना पड़ा उसको नहीं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, उसमें कुछ सोचना पड़ा उसको, कोई अपने नए विचार उत्पन्न करे, उसने नए विचार कुछ नहीं करा। भारत में कुल कितनी जनसंख्या है, उसको रटी रटाई है वो याद होगी तो लिख देगा हाँ भाई इतनी है। क्या उसमें कोई नया विचार आया? नहीं आया। लेकिन भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, हर बच्चा अपना अपने तरीके से लिखेगा, है ना, अपने अपने विचार व्यक्त करेगा। तो ये आपका जो होता है विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, ये आपका विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, 28 का ऑप्शन 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखिए भाई 29 क्या है आपका, समावेशी कक्षाओं। अब ये आपका आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन से। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होते हैं भाई, पहला को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। दूसरा, में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तीसरा, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। चौथा, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा कि समावेशी कक्षाओं में क्या होता है, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई आपसे, पढ़िए। अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। अभिकथन क्या है भाई, शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर दें, उदाहरण दें, गैर उदाहरण दें और उन पर चर्चा करें। आर, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। कि भाई बच्चों में जो गलत अवधारणा है उससे निपटना है, तो एक रचनात्मक तरीका ये है कि उसके विपरीत उदाहरण आप प्रदान करें उनको। कारण है आपका आर, ये कहता है। अब सही विकल्प चयन करना है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। या चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं।
तो साथियों यहाँ पर आपका जो अभिकथन ए है ये बिल्कुल सही है कि भाई शिक्षक को ऐसा ही करना चाहिए कि बहुत सारे अवसर दें उनको सीखने के, प्रयोग करने के, उदाहरण दें, गैर उदाहरण दें और उन पर चर्चा करें। तो ऑप्शन आपका अभिकथन सही है। कारण आर क्या है? बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करना, प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।